हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम मित्तल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स में। आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से अपील रहेगी, अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन तो बुक में लिखी हुई है। डेप्रीसिएशन मींस डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूज, ड्यू टू पासेस ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन, डेप्रीसिएशन मींस एसेट्स जितनी भी हैं बिजनेस के अंदर जिनकी वैल्यू गिरती जा रही है। वैल्यू क्यों गिर रही है? वैल्यू गिरने का रीजन नंबर 1 उस एसेट को यूज करने की वजह से। वैल्यू गिरने का रीजन नंबर 2 समय के गुजरने की वजह से। वैल्यू गिरने का रीजन नंबर 3 टेक्नोलॉजी जो नई नई अपडेट होकर आ रही है। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी, जिस वक्त हमने वो एसेट पर्टिकुलर परचेज की थी उस समय वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज कुछ 1-2 साल बीत चुके हैं तो नई टेक्नोलॉजी की एसेट मार्केट में अवेलेबल है। तो अल्टीमेट ऑब्सोलेसेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हमने जिस जमाने में वो एसेट खरीदी थी आज वो एसेट का तकनीक, एसेट की टेक्निक पुरानी हो चुकी है। तो दैट्स व्हाई डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड। ये तो किताबी डेफिनेशन है, किताब की रटी हुई डेफिनेशन है। लेकिन हम बात करने वाले हैं डेप्रीसिएशन के पीछे कॉन्सेप्ट है क्या, डेप्रीसिएशन लगाते क्यों है आखिर। देखिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैचिंग। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैचिंग जो आपने सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो ऊपर मैं आपको लिंक देता हूं सारे कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज करने के लिए। मैंने पिछली क्लासेस में कवर किया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट आप वापस रिवाइज कीजिए। उसमें हम मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात भी कर रहे हैं। वापस बात कर लें मैचिंग की। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल का यदि हमें प्रॉफिट निकालना है, इस साल का प्रॉफिट वो भी ट्रू, हमें बिल्कुल फेयर प्रॉफिट चाहिए। इस साल का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालने के लिए मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। इस साल का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालने के लिए इस साल की इनकम को इस साल के एक्सपेंस के साथ कंपेयर करना पड़ेगा बॉस, यदि हमें इस साल का प्रॉफिट निकालना है तो खर्चे, ऐसे सारे खर्चे जो इस साल के ही हैं, हम नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर के खर्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम खर्चे बात कर रहे हैं केवल इसी साल के। अब खर्चे क्या जरूरी है कैश में हो? नहीं, कुछ ऐसे खर्चे जो नॉन कैश में, जो कि है डेप्रीसिएशन। क्योंकि आज जो मैंने पर्टिकुलर एसेट परचेज की है उस एसेट की वैल्यू हर साल गिरेगी थोड़ी थोड़ी करके। उस एसेट की वैल्यू, सपोज मैंने आज 1 लाख रुपए की कोई फर्नीचर परचेज किया या फिर 1 लाख रुपए का कोई मशीनरी परचेज की है, तो मशीनरी एक साल में खत्म नहीं होगी। मशीनरी की वैल्यू एक साल में जीरो नहीं होगी। मैं यूज करता हुआ जाऊंगा तो मशीनरी के पार्ट्स हैं उनकी वैल्यू गिरेगी, मशीनरी की वैल्यू गिरेगी। तो धीरे धीरे करके मशीनरी की वैल्यू गिरना स्टार्ट होगी। मैंने मशीनरी को परचेज करने में एक बार कैश पेड किया है, लेकिन मशीनरी की वैल्यू हर साल थोड़ी थोड़ी करके गिरेगी। जो कंपोनेंट में गिरावट आई है उसे ही बोलते हैं डेप्रीसिएशन। अब क्या हर साल मुझे कैश पेड करना पड़ रहा है? नहीं, मैंने कैश पेड किया केवल एक बार, अब बार बार मुझे कैश पेड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। सर, हम एक बार में ही डेप्रीसिएशन पूरा क्यों नहीं लगा देते? आज मैंने मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन मैंने इसी साल में चार्ज क्यों नहीं कर दिया? क्या मशीन की लाइफ 1 साल है? अगर मशीन की लाइफ 1 साल है तो बिल्कुल 1 साल में राइट ऑफ कर दो। लेकिन मशीन की लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो ओवर द पीरियड जितने साल उसकी लाइफ है उतने साल में राइट ऑफ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मशीन यदि 1 लाख की है, लाइफ 5 साल है, तो बेसिकली मैं 20-20 हजार रुपए हर साल राइट ऑफ करूंगा। हाँ, कुछ मेथड्स अभी आएंगे। अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर अगर WDV मेथड है तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मान रहा हूं मेथड की मैंने कोई भी बात नहीं की है। अभी मैं सिंपल 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, 5 साल लाइफ है, तो हर साल 20-20 हजार रुपए डेप्रीसिएशन में राइट ऑफ करूंगा। या फिर सीधी भाषा में बात करूं, हर साल मशीन की वैल्यू 20-20 हजार रुपए से गिरेगी। तो अल्टीमेट मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट, उसके लिए करंट ईयर के इनकम और करंट ईयर के एक्सपेंस तो कंपेयर करो। जो तुमने माल बेचा है उस माल को बनाने के लिए जो तुमने मशीनरी परचेज की थी, जो तुमने अपनी दुकान के लिए फर्नीचर परचेज किया है, जो ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, उस फर्नीचर पर बैठेगा, तो अल्टीमेट फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस होगी।
तुमने जो मशीन खरीदी है, मशीन से गुड्स बनेंगे, अल्टीमेट मशीन की वैल्यू कम होगी। तो जो कंपोनेंट उनकी एसेट में वैल्यू, उनकी एसेट में कमी आ रही है, जितने अमाउंट से एसेट की वैल्यू गिर रही है, उसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और हर साल में कैश पेड नहीं कर रहा, इसीलिए डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, कि इस साल का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकालना है, तो इस साल जो भी एसेट्स की वैल्यू जितनी रिड्यूस हुई है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये तो रीजन है व्हाई डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड। डेप्रिसिएशन की मेथड्स की बात करें, डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन कौन से? डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट किस तरीके से होगा? तो डेप्रिसिएशन मेनली दो ही मेथड सजेस्ट करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। कि सर आप जो बात कर रहे हैं ये कहीं लिखी हुई है या नहीं? बिल्कुल लिखी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में कि डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन के मेथड कौन से। इंडिया के अंदर मेनली दो ही मेथड डेप्रिसिएशन के फॉलो किए जाते हैं। मेथड तो काफी सारे हैं, लेकिन फॉलो केवल दो ही किए जाते हैं। नंबर 1 है स्ट्रेट लाइन मेथड, और नंबर नेक्स्ट है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इनके और भी नाम है, लेकिन जब इन मेथड्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे इनके अदर नेम कौन कौन से। अभी तो केवल याद रखना है डेप्रिसिएशन लगाने के दो मेथड हैं। एसेट्स की जितनी भी वैल्यू गिरेगी उन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है। नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन मेथड, नंबर 2 इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जो वैल्यू गिरती है एसेट्स की, वो वैल्यू कैलकुलेट करने के केवल दो ही मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडी मेथड। यहां तक बात क्लियर है। देखिए अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन किस टाइप की एसेट्स पर चार्ज करेंगे। एसेट्स मेनली दो टाइप की होती हैं बिजनेस के अंदर। एसेट्स का क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ लाइफ। एसेट्स लाइफ के बेसिस पर दो तरह की होती हैं। लाइफ मींस ऐसी एसेट्स जो हमें मैक्सिमम 12 मंथ्स तक बेनिफिट देंगी। दूसरा ऐसी एसेट्स जो हमें बियॉन्ड 12 मंथ्स, 12 महीने से भी ज्यादा बेनिफिट देंगी। तो जो एसेट्स हमें 12 महीने तक का बेनिफिट देती हैं वो कहलाती हैं करंट एसेट्स, और जो एसेट हमें 12 महीने से ज्यादा बेनिफिट देती हैं वो कहलाती हैं नॉन करंट एसेट। ऐसी एसेट्स जो 12 महीने से भी ज्यादा हमें बेनिफिट देती हैं वो कहलाती हैं नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स में वापस कैटेगराइजेशन है। नॉन करंट एसेट में ऐसी एसेट्स जो टेंजिबल इन नेचर हैं, ऐसी एसेट्स जो फिक्स्ड हैं और टेंजिबल इन नेचर हैं, जो आंखों से दिखाई देती हैं, जो बेनिफिट देंगी हमें 1 साल से ज्यादा का। टेंजिबल एसेट्स फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, प्लांट। दूसरा ऐसी एसेट्स जो आंखों से दिखाई नहीं देगी, विच आर इंटेंजिबल इन नेचर। एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो नंबर नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स। और ऐसी एसेट्स जिन्हें हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट्स या वास्टिंग एसेट्स, मिनरल ऑयल्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा। तो नॉन करंट एसेट में 3 कैटेगरी है, टेंजिबल, इंटेंजिबल और वास्टिंग एसेट्स या फिर वेस्टिंग एसेट्स। हम यहां बात कर रहे हैं ऐसी एसेट्स जो आंखों से दिखाई देती हैं, जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, या फिर जो हमें बेनिफिट देती हैं 1 साल से ज्यादा। तो यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग केवल है टेंजिबल एसेट्स के लिए। तो क्या इंटेंजिबल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स इनकी वैल्यू कभी भी रिड्यूस नहीं होगी? नहीं, वैल्यू रिड्यूस होगी। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स की जब भी वैल्यू गिरती है उन्हें बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट्स की जो भी वैल्यू हम कम करेंगे उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। जैसे टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू जो गिरती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, वैसे ही डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज नोन एज अमोर्टाइजेशन। जितनी भी वास्टिंग एसेट है
इसकी वैल्यू गिरती है, वो कहलाता है डिप्लेशन। तो हम अभी केवल बात कर रहे हैं टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में गिरावट कैसे रिकॉर्ड करेंगे उसे। हम बात कर रहे हैं केवल डिक्लाइन इन दी वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स, दैट इज डेप्रीसिएशन। तो अब मेन बात है, डेप्रीसिएशन के लिए कौन कौन सी इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। हर एक चैप्टर को समझने के लिए उसकी पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, फिर उन पर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी, और फिर तीसरा पार्ट जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो अब बात करें मेन कौन कौन सी हमें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर के अंदर समझनी है। पहला बात कर चुके हैं डेप्रीसिएशन के बारे में। दूसरा जो मैंने बात की, डेप्रीसिएशन हमेशा राइट ऑफ करेंगे एसेट्स की यूजफुल लाइफ, एसेट्स की लाइफ कितनी है वो लाइफ कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे आज मैंने कोई फैक्ट्री ओपन की है, मैंने कोई मशीन खरीदी है, मशीन की लाइफ तो 50 साल है, तो क्या मैं 50 साल में डेप्रीसिएशन राइट ऑफ करूंगा? इसके लिए कॉन्सेप्ट है यूजफुल लाइफ, कि हम जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो राइट ऑफ किस बेसिस पर करेंगे। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा यूजफुल लाइफ क्या होता है। यूजफुल लाइफ का मतलब, सपोज मैंने जो मशीनरी खरीदी है उसकी लाइफ 50 साल है, लेकिन 15 साल यूज करने के बाद 15 साल यूज करने के बाद वो मशीन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगी। मैंने वर्ड यूज किया है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब 15 साल तक यदि मैं मशीन यूज करता हूं तब तो मुझे उस मशीन से प्रॉफिट होगा। मैं उस मशीन से जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, उस गुड को बेचने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से। लेकिन 15 साल के बाद उस मशीन को यूज और करूंगा तो 15 साल के बाद मे भी हो सकता है उस मशीन में हर साल मुझे कुछ खर्चा करना पड़े, और उस खर्चे को करने की वजह से मुझे जो कॉस्ट पर यूनिट आए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट आए, वो उसकी सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा रहे। इसका मतलब ये मशीन मेरे लिए फायदेमंद है केवल 15 साल तक। तो इसकी यूजफुल लाइफ मानी जाएगी 15 ईयर्स। तो अपना दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है यूजफुल लाइफ। पहला था डेप्रिसिएशन, दूसरा यूजफुल लाइफ। तीसरा टर्मिनोलॉजी है साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी मशीन जो 15 साल तक ही मेरे लिए यूजफुल है, मेरे लिए उस मशीन की इकोनॉमिक लाइफ केवल 15 साल है। 15 साल के बाद वो मशीन अब किसी दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरी पार्टी के लिए यूजफुल रहेगी। तो अब मैं उसे मशीन फ्री में तो देने से रहा, मे बी बिजनेसमैन का मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो मशीन वो बेस्ट जिस रेट पर मार्केट के अंदर बेच सकता है उसी रेट पर बेचना चाहेगा। तो 15 साल के बाद वो जिस रेट पर उस मशीन को बेचेगा, याद रखें मशीन अभी भी यूजफुल है, अभी भी मशीन यूजफुल है, बस मेरे लिए उसकी यूजफुल लाइफ 15 साल थी। अभी भी मशीन यूजफुल लेकिन अब किसी थर्ड पार्टी के लिए। तो मैं जिस अमाउंट पर वो मशीन बेचता हूं वो कहलाता है साल्वेज वैल्यू। जिस अमाउंट पर उस मशीन को बेचेंगे वो कहलाएगा नंबर थर्ड साल्वेज वैल्यू। क्लियर? देखिए अगली टर्मिनोलॉजी है कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल सकते हैं, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हैं। लेकिन इस कॉस्ट का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया है। मैं किस तरह की एसेट्स की बात कर रहा हूं। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग जो चैप्टर है वो किस तरह की एसेट्स पर एप्लीकेबल है। दोज एसेट्स विच आर टेंजिबल इन नेचर एंड विच मस्ट बी नॉन करेंट एसेट, डेप्रीसिएशन विल अप्लाई ओनली दीज टाइप ऑफ एसेट्स। एंड कॉस्ट मीन्स, अब टेंजिबल में बिल्डिंग भी आ सकता है, टेंजिबल में फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारे आ सकते हैं। तो कॉस्ट मींस यदि मैं बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ परचेज एंड ऑल दी एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। मैंने बिल्डिंग खरीदी है आज, बिल्डिंग का मैं स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी पेड करूंगा वो सारा कॉस्ट की वैल्यू में हम ऐड करेंगे। एक बात और याद रखें, यहां पर टेंजिबल एसेट्स के अंदर लैंड भी आता है, लेकिन लैंड एक नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है। लैंड नॉन डेप्रीशिएबल एसेट है, उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं होगा। वापस कॉस्ट मींस
परचेज प्राइस इंक्लूड all the expenditure which are incurred from the date of purchase up to the date of use। जिस दिन हम एसेट यूज कर रहे हैं उस दिन तक के जितने भी खर्चे होंगे वो सारा उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। अब डिपेंड करता है एसेट कौन सी है। सपोज बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की जो परचेज प्राइस इंक्लूडिंग स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी परचेज करते वक्त मशीन का परचेज प्राइस, मशीन जहां से हमने खरीदी है वहां से लेकर अपनी फैक्ट्री तक का जो भी हमने कैरेज या फ्रेट पेड किया है। इसके अलावा मशीन इंस्टॉल होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड करेंगे। मशीन को यूज करते वक्त या मशीन से सबसे पहले हम एक सैंपल आउटपुट गेन करेंगे, सैंपल आउटपुट चेक भी तो करेंगे कि मशीन कैसा गुड बना रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो भी रॉ मटेरियल इंसर्ट करेंगे, जो भी लेबर्स को पेमेंट करेंगे उस वक्त, वो सारा मशीन की वैल्यू में ऐड करेंगे। कभी कभार बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई सेकंड हैंड मशीनरी परचेस करती है तो सेकंड हैंड मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने भी खर्चे होंगे वो भी हमें कॉस्ट में शामिल करने पड़ेंगे। तो कॉस्ट मींस ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। वो सारे खर्चे हमें उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करने पड़ेंगे। कॉस्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट भी कहा जाता है। ये मेरी चारों जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, मैंने डेप्रिसिएशन के बारे में आपको बताई दिया है, मैंने यूजफुल लाइफ बता दी है कि यूजफुल लाइफ जो भी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे फायदे के लिए वो कब तक मशीन हम यूज कर सकते हैं, वो एसेट यूज कर सकते हैं। हो सकता है उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे लिए वो लिमिटेड ही है। इसके अलावा साल्वेज वैल्यू, यूजफुल लाइफ के आखिर में हम उसे कितने की बेच रहे हैं, वो साल्वेज वैल्यू जिसे अपन स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं। कॉस्ट परचेज करते वक्त जो भी हम अमाउंट पेड कर रहे हैं जिसमें इंक्लूड करेंगे सारे खर्चे जो पेड किए जाते हैं परचेज के वक्त, डिपेंड करेगा किस तरह के हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। ये था डेप्रिसिएशन का इनिशियल फेज। इसके बाद अगली क्लास में हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, मेथड से हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तब तक अकाउंटिंग पर और वीडियोस देखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।